कान की बीमारी के मरीज को कॉटन या ईयरबड्स कैसे यूज करने चाहिए, मैं शॉर्ट में आपको बताऊंगा। ज्यादातर हमने देखा है कि मरीज के कान में कोई तकलीफ है या मवाद आती है तो वो कॉटन को इस तरह से कान में लगा के रखते हैं। ये बिल्कुल गलत है। अगर आपके कान में कोई भी तकलीफ है, ऑपरेशन हो चुका है, किसी भी तरह की बीमारी है, एक तो ड्राई कॉटन कान में नहीं लगानी है, हर समय नहीं लगानी है। वापस रिपीट कर रहा हूँ, हर समय कान में रुई को लगा के नहीं रखना है। कब लगानी है? सिर्फ नहाते समय। वो भी कैसे लगानी है? तेल में डुबोकर निचोड़ कर, मतलब इसको वाटर प्रूफ करना है। आप इस पर थोड़ी सी वैसलीन जेली लगा सकते हैं या इसको तेल में डुबोकर और निचोड़कर और फिर लगानी है। इस तरह से कान में आपको लगानी है। कब लगानी है? सिर्फ नहाते समय। नहाने के बाद इस रुई को निकाल के आपको वापस फेंकना है। हर समय कान में रुई लगी हुई नहीं रहनी चाहिए। किसी भी बीमारी के लिए हवा नहीं जाना घातक है, एयर कान में जानी चाहिए। अब रही बात इसकी ईयरबड्स की, ड्राई ईयरबड्स में इसमें बैक्टीरिया रहते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप बिस्किट के पैकेट के ऊपर एक एक्सपायरी डेट लिखी हुई होती है कि आप इसको 6 मंथ्स में यूज कर सकते हैं, लेकिन वो एक्सपायरी डेट उस बंद पैकेट की है। एक बार आपने उसमें से एक बिस्किट खा लिया, अब बचे हुए बिस्किट आप 6 मंथ तक कंज्यूम नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसी जैसे आप ईयरबड का एक पैकेट खरीदते हैं तो वो उसमें सब बड स्टेराइल है, लेकिन जब आप उस पैकेट को खोल के एक ईयरबड उसमें से निकाल लेते हैं, अब ये स्टेराइल नहीं है। अब आपने इसको उठाया, कान में थोड़ी बहुत इचिंग हुई, आपने उठाया, इससे स्क्रैच कर लिया, तो इससे इन्फेक्शन की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, कोशिश करें बड्स को यूज नहीं करें। लेकिन अगर अपने बहुत ज्यादा दिक्कत है और अपने को इचिंग कंट्रोल नहीं होती है तो कोई सा भी एंटीबायोटिक, एंटी फंगल ऑइंटमेंट जरा सा कान में इस तरह से लगा के और कान में आप इसको लगा सकते हैं। मैं उन सब मरीजों को बता रहा हूँ जो कान की बीमारी से पीड़ित हैं, कान का ऑपरेशन करवा चुके हैं या नॉर्मली जिनके इचिंग की संभावना रहती है। कोई सा भी एंटीबायोटिक, एंटी फंगल ऑइंटमेंट जो भी आपके फिजिशियन, जो नियरेस्ट डॉक्टर आपको सलाह दे, क्वाडिडर्म, सोफ्रामाइसिन, टीनासोल, बहुत प्रकार के नामों से ये मार्केट में मिलता है। इसको जरा सा लगाएं और ये कान में आप लगा लें। अब देखो इसका क्या फायदा हुआ। एक तो ये ईयरबड लुब्रिकेट होगी, सबसे बड़ी चीज की ड्राई ईयरबड है वो ट्रॉमा करती है, वो वहां नुकसान करती है। अगर मैं इससे करूंगा तो ट्रॉमा होगा, प्लस जो इसके छोटे छोटे जो रुई के पार्टिकल है वो यहाँ पे रह जाएंगे। दूसरा, इसके अंदर एंटी फंगल मलहम लगा हुआ रहता है, तो ये दोबारा आपकी खुजली को होने से रोकेंगे। तो अब बिल्कुल समरी बता रहा हूँ, रुई हर समय नहीं लगानी है, सिर्फ नहाते समय, वो भी तेल में डुबो के निचोड़ के वो रुई लगाएं और नहाने के बाद याद से उसको वापस निकाल दें। एक लास्ट बात मैं और बताना चाहूंगा, मैंने देखा है कुछ लोगों को जब अपन ईयर ड्रॉप प्रिस्क्राइब करते हैं, वो ड्रॉप डालने के बाद फिर इस कॉटन को लगा लेते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। मैं यहाँ 2 ड्रॉप पानी की रखता हूँ और उस पर मैं कॉटन टच करूंगा तो क्या होगा, ये रुई उसको एब्जॉर्ब कर लेगी। तो रुई में कैपिलरी एक्शन होता है। अगर आपने कोई सी भी ड्रॉप डाली कान में और उसके ऊपर मान लो आप ये रुई लगा लेते हो, तो कैपिलरी एक्शन से वो रुई उस ड्रॉप को एब्जॉर्ब कर लेगी, तो उसका कोई मतलब ही नहीं निकला ड्रॉप डालने का। तो जब भी कान में ड्रॉप डालें, चाहे वो मैल गलाने की ड्रॉप है, चाहे वो एंटीबायोटिक ड्रॉप है, डॉक्टर की प्रिस्क्राइब है, ऑपरेशन के बाद की है, कान को, इस कान में जिस तरफ आपको ड्रॉप डालनी है आप उस तरफ लेटें, 2 या 3 ड्रॉप्स जैसे भी डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किए है वो डालें, कुछ समय तक 2 या 3 मिनट तक लेटे हुए रहें, उसके बाद एक्सेस को निकाल दें। एक्सेस निकालने के लिए आप कॉटन यहाँ रख सकते हैं, लेकिन अगर आपने ड्रॉप डालने के बाद इस तरह से कॉटन लगा ली तो वो कॉटन कैपिलरी एक्शन से उस दवाई को खींच लेती है। तो ये मेरा कान के मरीजों के लिए एक प्रशिक्षण है। मेरे पास मेरे कान के इतने ज़्यादा मरीज आते हैं, उनमें से 50% इन्फेक्शन की वजह ये ईयरबड और ये कॉटन है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। धन्यवाद।